जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल में। तो उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपका अब लास्ट पेपर बचा है जो कि आपका एसएसटी का है। एसएसटी में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके पास है, नेशनलिज्म इन इंडिया। मैं आपको बता दूं बहुत ही अच्छे तरीके से, अगर किसी को पहले कभी नहीं पढ़ा है या कुछ भी है, भूल गया, याद नहीं है, रिवाइज सब करा दूंगा, एक एक चीज करा दूंगा। पूरी चीज मैं कह रहा हूं यहां दिमाग में बिठा दूंगा, गारंटी। बस पूरी वीडियो देखना, पेशेंस के साथ देखना, समझ के देखना, सब चीज आपको समझा दूंगा, सारी चीजें आ जाएंगी। तो फटाफट, मैं देर नहीं करूंगा। आप देख रहे हैं डीजे सर चैनल और मैं हूं आपका डीजे सर। और फटाफट वीडियो अगर दिल करे तो शेयर कर दो। आप आपके लिए काम कर रहे हैं हम, तो अगर दिल करता है आपका तो शेयर कर दीजिए, बाकी आपकी मर्जी। हम जानते हैं बहुत सारे बालक हमें बहुत प्यार करते हैं, हम उन्हीं के दुआओं पे चलते हैं और उन्हीं के दुआओं की वजह से मैं जो हूँ आज हूँ। ठीक है, बाकी लगा दीजिए, स्टेटस पे लगा दीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार जय हिंद बोल दीजिए और हम अपना काम शुरू कर देते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। चैप्टर है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया। अब दिमाग में आ रहा होगा सर पहला चैप्टर क्यों नहीं करा रहे हो, नेशनलिज्म इन यूरोप। तो मैं आपको बता दूं, नेशनलिज्म इन यूरोप हमारे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा और कमेंट बॉक्स में भी लिंक मैं डाल दे रहा हूं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप परेशान ना हो, आराम से वीडियो देखें और उसको भी देख ले और इसे भी देख ले। ज़्यादातर मैं टीचर हूँ मैथ्स और साइंस का, तो मैं उसके लिए पूरा कोर्स कंप्लीट बनाया था, बट ज़रूरत पड़ती है तो इसके लिए भी वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि आप हमारी जान है और हमारी आप में जान बसती है। तो और इससे ज़्यादा क्या ही है। रही बात सिलसिला, तो हमारा स्टूडेंट का मोहब्बत का सिलसिला जारी है, इसी मोहब्बत में मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया की मीनिंग क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, सारी चीज़ें समझते चलते हैं। आइए देखते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। एक एक चीज समझेंगे, आप पूरा आंसर फ्रेम कर पाओगे। नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का भारत में उदय, भारत में उदय, या राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया कह सकते हैं, या जैसा भी कह सकते हैं, ये चीज होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो होता है ना, एक देश प्रेम होता है। मैं जैसे आपसे एक बात कहूं, सिंपल से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मैं आपको 10,000 रुपए दूं, आप हमें अपनी जान दोगे? तो सर 10,000 की बात करते हो, आप 10 लाख दोगे, मैं तब भी ना जान दूं? जान थोड़ी ना। हमने कहा मैं 10 लाख रुपए आपको दे दूं, हमने कहा 1 करोड़ रुपए दे दूं, मैं आपकी जान लेना चाहता हूं, आप दोगे? आपके मुंह से ना निकलेगा, आप नहीं दोगे। लेकिन यहीं पे एक सोल्जर जो इंडियन आर्मी का जवान होता है, वो नॉर्मल सी सैलरी होती है 50-60 हजार की सैलरी के लिए बॉर्डर पे खड़ा होता है और सीना तान के खड़ा होता है। जब फायरिंग होती तो ये नहीं भागता नहीं है, डट के वहीं पे मुकाबला करता और गोलियां चलाता है। और एक गोली उसके नसीब में भी होती है, जो यहां लगती है वो सीधा ऊपर। समझना इस चीज को, यानी वो उस पैसे के लिए नहीं ड्यूटी कर रहा है, वो ड्यूटी कर रहा है पैट्रियटिज्म के लिए, देशभक्ति के लिए। ये जो अंदर से निकलती है भावना ना कि हम जान दे देंगे, वो वाली जो बात होती है ना, वो ऐसे नहीं आती। हम जान दे देंगे, कैसे दे देंगे भाई? हमारी उसके साथ भावनाएं हैं, हम उसे मानते हैं, हमारा देश हमारा सब कुछ है, तो उसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। तो इसलिए इसी को पैट्रियटिज्म बोलते हैं। तो इस वजह से, अच्छा ये सब जरूरी क्यों था, तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा हिस्ट्री, तो आपको नेशनलिज्म समझ आ गया होगा। जो देश प्रेम की भावना होती है, जो पैट्रियटिज्म होता है, एक कंट्री के लिए लव होता है, उसको देश प्रेम कहते हैं, या ये नेशनलिज्म कहते हैं। यानी नेशनलिज्म का मतलब ये है। आगे अगर मैं बात करूं तो ये सब क्यों इधर क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो क्यों, तो मैं आपको बता दूं टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखना। हम 1915 से पढ़ना शुरू करेंगे, गौर से समझना। ये डायरेक्ट लाइन यहां से मेंशन करूंगा और 1947 तक मैं जाऊंगा, इस बात का ध्यान रखना। 1915 से शुरू करूंगा, 1940 तक जाऊंगा। और कैसे काम चलेगा इस पे, तो इस पे काम चलेगा बिल्कुल इसी तरह से, एक एक डेट, एक एक ईयर में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं। तो आप लोग आराम से पेशेंस रखिएगा, सारी चीजें बताते रहे आपको। अब मैं बता दूं, इसको जानने से पहले ये चीज तो तुमको पता चल गई, अब मैं आपको समझाता हूं गौर से ये सब चीजें इंडिया में क्यों हो रहा है। तो सब शुरुआत, कहानी कहां से शुरुआत होती समझना गौर से। कहानी शुरुआत होती 1498 से। 1498 फर्स्ट यूरोपियन ट्रैवलर इंडिया आता है, जिसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा। ये वास्को डी गामा घाघरा पहन के आया था, कहां पे? वो केरला के एक पोर्ट है कालीकट, वहां पर आकर के ये पहुंचा।
इसी ने रास्ता ढूंढ कर दिया। इसीलिए कहा जाता है भारत की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने की थी। कब की थी? 1498। ये फर्स्ट यूरोपियन था, ये पुर्तगीज बंदा था। इसके बाद डच आए, फ्रांसीसी आए, फिर ब्रिटिशर्स आए। और जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने हमें गुलाम बना लिया, क्या स्लेव बना लिया। वो सब आए थे सिर्फ व्यापार करने, ट्रेड करने। लेकिन हमारी मानसिकता जो थी, उन्होंने देखा कि हम तो आपस में ही लड़ने भिड़ने वाले हैं, तो कहा इनको आराम से बढ़िया आपस में भिड़ाओ और हम अपना आराम से बढ़िया एकदम हिसाब किताब रखेंगे। तो भैया ब्रिटिशर्स का एकदम बढ़िया से रूल हो गया यहाँ पे। अब रौला चल रहा है आराम से। 1600 के बाद बढ़िया रूल करना शुरू कर दिया। 1605 में इनको परमिशन अलॉट हो जाता है। मतलब आते हैं यहाँ पे जहांगीर के टाइम पे 1608 या 1612 के आसपास इनको परमिशन अलॉट हो जाता है। फिर ये धीरे धीरे पूरे भारत में इनका रोल होना शुरू हो जाता है। आगे 1600, 1700, 1800 ये वाली रेवोल्यूशन आपने देखी होगी, रेवोल्यूशन ऑफ 1857, ये आपने देखा ही होगा, इसके बारे में सुना भी होगा। तो इनके बारे में भी बताऊंगा, इसी में है, कहीं खत्म करूंगा। एक बार देख लूं है कि नहीं है, तो मैं अगर होगा तो मैं इसको भी कवर करूंगा और पढ़ाऊंगा मैं आपको। क्या है कहीं, क्या है कहीं, क्या है कहीं, शायद नहीं। अगर होगा तो मैं जरूर कराऊंगा, देख लेंगे हम, समझे। खैर, तो इसके बारे में आप लोग कहीं ना कहीं जानते ही हो। तो ये सारी चीजें चल रही है। अब इस टाइम पे अंग्रेजों का अत्याचार इतना बढ़ चुका है ना कि अब सरवाइव करना मुश्किल हो चुका है। अपने ही देश में हम अपने ही गुलाम बन के रह रहे हैं। वो बाहर से आकर के हमको गुलाम बना लिए। तो बहुत एक लिमिट होती है, वो लिमिट हमारे लिए क्रॉस हो चुकी थी, अब हम नहीं झेलना चाहते थे। तो अब यहीं पे मामला, इससे पहले भी बहुत सारे मूवमेंट चल रहे हैं, लेकिन इससे पहले कुछ चीजें जो चलेंगी मैं उनके बारे में बता दूं। सबसे पहले एक चीज इसके बारे में जान लो, आईएनसी। आईएनसी क्या है? इसे बोलते हैं इंडियन, मैं बता दूं आपको, इसे बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो ये आईएनसी कब बनी थी? तो ये बनी थी 1885 में। 1885 में ये बनाई गई थी। और किसने बनाया था इसको? A.O. ह्यूम ने बनाया था। किसने बनाया था? A.O. ह्यूम ने बनाया था। सर ये वही कांग्रेस है जो आज के टाइम पे है? जी हाँ, ये वही कांग्रेस है जो पंजाब वाली है कांग्रेस, ये साइन जिसका, ये उसी टाइम की कांग्रेस है। कांग्रेस आज की नहीं, बहुत पुरानी पार्टी, 1885 में बनी थी। तो इस बात का ध्यान रखना। ये क्यों बता रहा हूं, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी, अभी पता चल जाएगा क्यों इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बेसिकली दे रहा हूं, अभी आगे जब मैं बोलूंगा तब इस बात का आप लोग ध्यान रखना। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक पार्टी है जो कि इंडियन किस लिए बनाई गई थी मैं बता दूं। ये था एक कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रिटिशर्स और इंडियन पीपल के बीच में। इसमें जो लोग डाले गए थे वो पढ़े लिखे लोग डाले गए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे हैं। बहुत मिसकम्युनिकेशन होता था, समझ नहीं पाते थे। पता चला कोई ब्रिटिशर्स गांव में गया कि एक किसान से बोल रहा है, वो खेत में गेहूं काट रहा है, और ब्रिटिशर बोल रहा है, हे वेरी इंडियन फार्मर, आई वाज पुट द 50% टैक्स ऑन योर व्हीट। वो बेटा बेचारा गेहूं काट रहा, उसको कुछ समझ ही नहीं आया। वो क्या कह रहा है? तुरम साले गाली दे रहा है, उठा के लाठी कूट दिया। अगर वो ज्यादा में होगा तो इसको पीट देगा, अगर ये सब ज्यादा में हुआ तो उसको पीट देगा। तो बहुत मिसकम्युनिकेशन था। तो कई बार अंग्रेज कहना कुछ चाहते थे, इंडियन कुछ समझते थे। अच्छा, इंडियन कहना कुछ चाहते थे, अंग्रेज कुछ समझते थे। तो कम्युनिकेशन लेवल नहीं था सही। तो फिर क्या हुआ, इसमें पढ़े लिखे लोगों को रखा, कहा कि एक काम करो, एक जंक्शन बना दो जो 1885 में बना। इसमें क्या करेंगे, हम अपना काम, हम अपनी बात किससे कहेंगे? आईएनसी से कहेंगे। आईएनसी जाकर के लोगों से कह देगी। यही आईएनसी आखिरी में चल करके कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गई। ना तो उनसे निकला जा रहा था, ना ही वापस थूका जा रहा था। बेचारे बड़े बुरे फंसे थे इसी आईएनसी के चक्कर में। तो अब मैं बता दूं इस आईएनसी में होगा क्या। तो इस आईएनसी का हर साल, एवरी ईयर, इस आईएनसी का एवरी ईयर एक गेट टुगेदर मीटिंग होगी, जिसे हम सेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेशन बोलेंगे। इस सेशन में अगर मैं बात करूं तो इस सेशन होगा। सेशन में क्या होता है कि हर साल एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग का कोई ना कोई प्रेसिडेंट होगा, और ये मीटिंग हर साल जगह बदल बदल के होगी, प्लेस टू प्लेस बदलेगी। इससे रिलेटेड आपसे मैप वर्क कई बार पूछा है कि आईएनसी का सेशन 1916 वाला कहां हुआ था। तो भैया आईएनसी का सेशन कहां हुआ था? तो जहां मैं रह रहा हूं, जहां से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसी शहर यानी लखनऊ में हुआ था। समझ गए? तो इसकी अभी जरूरत आगे पड़ेगी, तो आपको मैं बताऊंगा। इतना आप जान चुके हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, इस आईएनसी में बहुत सारे लीडर्स हैं जो कि इंडियन लीडर्स हैं। पहले तो ये ब्रिटिशर्स के लिए, लेकिन धीरे 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 ब्रिटिशर्स के लिए सरदर्द बन गए।
इतना समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, एकदम भूमिका तैयार कर रहा हूँ। पूरा लेसन देख लेना बाबू, एक एक चीज रिपीट करूंगा, एक एक चीज बताऊंगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब यहां पर क्या होता है ना, इंडिया में बहुत ज्यादा क्योस मचना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा अत्याचार शुरू हो जाता है। जब बहुत ज्यादा अत्याचार शुरू हो जाता है तो कोई बड़े लेवल का लीडर नहीं है, तभी इस टाइम पे एक लीडर की एंट्री होती है। हाथ में लाठी है, आंख पे चश्मा है, सर पे बाल बिल्कुल नहीं है, और एक धोती है बस, और हाथ में गीता है। ये बंदा हीरो की तरह एंट्री मारता है। आप लोगों को हुलिया से पता चल चुका होगा, जो मैंने अभी तक बोला इससे पता चल चुका होगा कि ये बंदा है कौन। ये वही हमारे प्यारे गांधी जी हैं, और जो नोटों पे हमारे रहते हैं बापू जी। तो बापू जी की एंट्री होती है, कैसे एंट्री होती है समझाता हूं गौर से देखना। बापू जी इंडिया में कब आते हैं, गांधी जी? तो गांधी जी आते हैं 9 जनवरी 1915 को। हाँ, बहुत सारे लोग गांधी जी से नफरत करते हैं, मुझे लगता है ऐसा कि हाँ, उनको लगता है कि गांधी जी ने मतलब गलत थे, कई जगह कहते हैं सही हैं गांधी जी, ये वो बहुत सारी मिसकंसेप्शन है। आज उसका भी मैं निपटारा कर दूंगा, और इसे को भी मैं सही साहब मतलब सही क्या, मैं जो सही है और गलत है सारा आपके सामने रख दूंगा, फिर आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि कितने सही है और कितने गलत है। हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होती है, तो मैं एज अ टीचर बचना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको सच्चाई सारी बता दूंगा। क्या सच्चाई थी, क्या आपके पास है, क्या आपको पता है, क्या आपको नहीं पता, सब बता दूंगा, फिर आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा सी इज बैड और गुड, सॉरी सी बोल रहा हूँ, ही इज गुड और बैड, ही वाज गुड और बैड। ठीक है, मेरी इंग्लिश मेरी तरह है, जैसे मैं बदसूरत वैसे मेरी इंग्लिश बदसूरत। खैर, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आते हैं। सर गांधी जी आते हैं, गांधी जी तो इंडिया की थी, ये कहां से आते हैं? तो बाबू आते हैं ये साउथ अफ्रीका से। कहां से? फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से आते हैं। इस डेट को एनआरआई डे सेलिब्रेट किया जाता है, एज अ एनआरआई डे। एनआरआई डे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि गांधी जी को अगर मैं बताऊं तो गौर से समझना। अब बताता हूं गांधी जी साउथ अफ्रीका गए क्यों थे। तो गांधी जी गए थे, सूरत में एक कारोबारी हैं, व्यापारी थे, उनका एक केस फंसा हुआ था साउथ अफ्रीका में, तो उस केस के सिलसिले में गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं। अब ये स्टोरी सुनना गौर से, बड़ी इंटरेस्टिंग है। साउथ अफ्रीका गांधी जी जब जाते हैं उस केस के सिलसिले में, तो वहां जाते हैं, तो वहां इनको काफी टाइम लगता है उस मसले में। एक बार गांधी जी साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया से डरबन जा रहे थे। फर्स्ट क्लास टिकट लिया था ट्रेन का, फर्स्ट क्लास टिकट लिया था ट्रेन का, प्रिटोरिया टू डरबन। ये बैठे जा रहे थे आराम से। एक तभी वहां इंग्लिश मैन यानी गोरा बंदा आता है, और वो कहता है, यू ब्लैक इंडियंस गेट आउट फ्रॉम दिस कोच। वो गांधी जी को वहां से बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से धक्के मार के समझ लो निकाल देता है। गांधी जी को ये बात बहुत चुभती है, बहुत बुरी लगती है कि कैसे कैसे ऐसे कर सकते हैं यार, मैंने पैसा दिया, मैंने टिकट खरीदा, फ्री में तो चढ़ा नहीं, मेरी है औकात तो मैं ले रहा हूं फर्स्ट क्लास का, मुझे उतार क्यों दिया? गांधी जी इससे बहुत ऑफेंड हुए। जब उन्होंने पता किया तो पता चला वहां पे जो वायलेशन या वहां पे जो एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है वो रेसिज्म के बिहाफ पे चल रहा है। रेसिज्म यानी कलर के बिहाफ पे, काले गोरे के बिहाफ पे रंग चल रहा है, क्योंकि अंग्रेज सारे थे गोरे और अफ्रीका वो तो हमू से काला भाटा भूजा होता है, एकदम एकदम मगरैला जैसा। तो इस वजह से गांधी जी बहुत ज्यादा वो हुए, कहा कि ऐसी तैसी। गांधी जी ने वही सोचा मैं इसको खत्म करूंगा। गांधी जी ने वहीं पे एक चीज अपनाया, वो अपनाया सत्याग्रह। क्या अपनाया? सत्याग्रह। आपसे एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह? तो भैया सत्याग्रह एक ऐसा चीज है जो नॉन वायलेंसिक ट्रुथ पाथ पे चलने वाला एक सत्याग्रह है, जिसको हम पूरा करते हैं। बढ़िया सी डेफिनेशन लिखना, इसकी मार्क्स मिलते हैं, इसमें पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, शायद आ जाए, आपका नसीब। ठीक है, तो गांधी जी ने वहां पे सत्याग्रह शुरू किया। सत्याग्रह में बेसिकली क्या होता है, आप गवर्नमेंट की बात मानने से इनकार कर देते हो। क्या? गवर्नमेंट की बात मानने से इनकार कर देते हो। आप भूख हड़ताल करते हो। आप क्या करते हो? भूख हड़ताल करते हो। आप कहते हो कि ठीक है, आपको टैक्स कह रहे हो, हम टैक्स नहीं पे करेंगे। ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तुमको मारेंगे, तो तुम कह रहे हो ठीक है, मारो 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 मारो, मैं मर जाऊंगा, मैं तुमको रिटेलिएट नहीं करूंगा, मैं तुमको इसके पलट कर जवाब नहीं दूंगा। अब जब इस तरह का होता है ना, तो मैं आपको बता दूं, दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है, आपने अक्सर अपने घर पे देखा होगा कि जब आप कभी गुस्सा हो जाते हो, खाना नहीं खाते हो, तो स्टार्ट में शायद आपके घर वाले कहते हैं जब मर जा सर, खा चाहे ना खाए। खैर, ये खासकर लड़कों के लिए होता है। लड़के अगर घर में कह दिए कि हाँ नहीं खाएंगे, सबसे पहले बाप तेरी ऐसे भाग, भाग निकल यहाँ से, तुरंत भगा देगा लतिया के। लड़की लोग हम नहीं खाई, हम ना खाए, भुनुन भुनुन कर दिया, 4-5 आस गिरा दिया,
मम्मी आ गई, पापा आ गए, सब आ गए, ले मेरा बच्चा खा ले खा ले खा ले। तो वो उनकी मोहब्बत होती इसलिए। ऐसे ही ब्रिटिशर्स के टाइम पे था, दो कंडीशन थी। अब पहली कंडीशन तो ब्रिटिशर्स के केस में फाइनल है कि उनको मोहब्बत तो नहीं है हमसे। मसला इस बात का है कि अगर ये बंदा भूख हड़ताल पे बैठा है, 4 दिन से कुछ खाया नहीं है, और अभी हम 4 लाठी इसको और मार देंगे, और अगर कहीं ये मर गया तो इसकी वजह से बवाल जो खड़ा हो जाएगा तो हम फंस जाएंगे। इस डर से उन्होंने अंग्रेजों को बात हमारी माननी पड़ जाती थी। यही है सत्याग्रह, यही है भूख हड़ताल। गांधी जी ने कहा हम नॉन वायलेंस तरीके से करेंगे, हम वायलेंस नहीं करेंगे, हम चुपचाप बैठेंगे, मारनी है 10 लाठी मारनी है 20 मारो, मर जाएंगे हम, बस तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएंगे। इस चक्कर में पड़ के अफ्रीका में जो मामला था रेसिज्म का, खत्म किया। अफ्रीका में मैटर को सुलझाया गांधी जी ने, और जब अफ्रीका में गांधी जी ने इस मैटर को सुलझाया तो ये खबर उड़ते उड़ते इंडिया भी आई। इंडिया में मतलब एकदम भारत में एकदम बवाल कट गया। अरे पता है गांधी जी अंग्रेजों को मार मार रामबाल बना दिया, अरे गुरा दिया, एकदम लला दिया, एकदम बंदर की तरह मारा धड़ल्ले से। तुमको मैं बता दूं ना, ये हमारे यहाँ की परंपरा है। बाहर कुछ भी होगा, गांव में अपने शहर में उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, और जाहिर सी बात है था भी बढ़ा चढ़ा के, लेकिन ये हमारे यहाँ की परंपरा है। परंपरा कुछ इस तरह की होती, मैं आपको बताता हूँ। गांव का एक लड़का दिल्ली मुंबई में काम कर रहा है, और नॉर्मल सा कोई काम कर रहा है, जैसे मान लो कोई छोटा मोटा ही काम, मान लो किसी मॉल वॉल में काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है। अब गांव में जब वो आता है ना, बढ़िया क्या करेगा, सबसे पहले उसके 2-3 काम होंगे। बढ़िया नया कपड़ा पहनेगा, बढ़िया नया पैंट शर्ट होगा, यहाँ पे धागा होगा बांधता है ब्लैक कलर का, और चश्मा उश्मा लगाएगा, बाल थोड़ा नीला पीला करवा लेता है, और जूता उता बढ़िया पहन के आता है, और बढ़िया एकदम शुद्ध हिंदी में बोलेगा, कहेगा मेरे को खाना चाहिए, मैं वहां से जाता हूं, मैं अपनी गाड़ी लेके आता हूं, और मैं वहां रहता था, और दिल्ली मेरे आगे जीरो है, मुंबई मेरे आगे हीरो है। तो ऐसे ऐसे करके वो बोलता है बंदा। अब लोग जो होते हैं ना, उसके घर वाले ऐसे कहते हैं ना, पता है ये मुंबई में बाबू है, बाबू है, मालिक ही है। ये होता है थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके बोलना, इस तरह से काम होता है आराम से। तो ऐसे ही गांधी जी के बारे में फिलहाल ये फन का पार्ट था। बाकी गांधी जी के बारे में इंडिया में बहुत एकदम हवा हो गई, एकदम फैल गई कि हाँ गांधी जी इज वन ऑफ द बेस्ट हीरो। साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, अब तो इंडिया आ रहे हैं। तो वही साउथ अफ्रीका से गांधी इंडिया आ रहे थे। अब समझ आया ना आपको पूरा सिनेरियो, समझ गए ना? हाँ, गांधी जी आ रहे हैं। अब गांधी जी आते हैं 9 जनवरी 1915 को इंडिया में आते हैं। मैंने अभी यही टाइमलाइन लिखा था जब टाइमलाइन बता रहे थे। हम 1915 से शुरुआत करेंगे और 1947 तक जाएंगे, तो ये याद है आपको? बिल्कुल। अब गांधी जी इंडिया आ जाते हैं। गांधी जी का जो स्वागत है, वेलकम करते वो कौन करते? गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखना, ये गांधी जी के पॉलिटिकल टीचर थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। अब गोपाल कृष्ण गोखले की अगर मैं बात करूं, ये इनके पॉलिटिकल टीचर कहे जाते हैं। गांधी जी के कौन है? पॉलिटिकल टीचर। सर इसका मतलब क्या होता है? तो भैया राजनीति इन्होंने ही इनको समझाई थी, राजनीति इन्होंने इनको समझाई थी। कहा कि आपने बहुत ही प्रोमिनेंट रोल किया है साउथ अफ्रीका में, उसकी वजह से आप इंडिया में हीरो बन चुके हैं, तो अब आपको इसमें आना चाहिए। गांधी जी उसी वक्त आते हैं और क्या ज्वाइन कर लेते हैं? कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, यानी आईएनसी ज्वाइन कर लेते हैं। और अब मसला यहीं से शुरुआत होता है। अब आपकी बुक का मसला सॉल्व करते हैं हम। ये था पूरा इंट्रोडक्शन। अब यहां से आगे मामला शुरुआत करते हैं। गांधी जी जब आते हैं तो एक सेशन होता है 1916 में। 1916 में ये आईएनसी का सेशन होता है। आईएनसी का सेशन होता है, इसमें सारे लोग आते हैं, इसमें गांधी जी भी होते हैं। और ये सेशन कहां हो रहा है? ये लखनऊ में हो रहा है। ये कहां हो रहा है? लखनऊ में। इस सेशन में हमको भी गांधी जी फोन किए थे कि डीजे सर आप भी आइए, अच्छा लगेगा मुझे। मैंने कहा सॉरी सर, हमारे बालकों के बोर्ड चल रहे हैं तो मैं इस वजह से आ नहीं पाऊंगा। अब आप लोग सोचिए हमें आपकी कितनी परवाह है। हमने मना कर दिया, हमने कहा मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं आ रहा, आप निपट लो। कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, बताएंगे सर आपको। हमने कहा बताओगे मतलब क्या? कह रहे हाँ। हमने कहा क्या बताओगे? कह रहे शादी में नहीं आएंगे। तो हमने कहा यही कहना है सर आपको। खैर गांधी जी को गुस्सा हुए थे, हमने मना लिया बाद में। खैर 1916 में आईएनसी बनती, ये आईएनसी का सेशन होता है लखनऊ में। लखनऊ में गांधी जी से मुलाकात करने कौन आता है? एक बंदा आता है, राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है। राजकुमार शुक्ला आता है। ये कहां से आता है? चंपारण बिहार से आता है। कुछ याद आ रहा होगा कुछ लोगों को। चंपारण बिहार।
चंपारण बिहार से आता है और गांधी जी से रिक्वेस्ट करता है, गांधी जी अर्जी लगाता है गांधी जी से, बेसिकली रिक्वेस्ट करता है गांधी जी से और कहता है कि गांधी जी आप बिहार आइए, बिहार में हम लोग बहुत परेशान हैं। गांधी जी हम बिहार में बहुत परेशान हैं, हमारे वहां पे एक चीज होती तो वहीं पर एक होता है क्या, चंपारण सत्याग्रह। अब यहीं पे हेडिंग डाल दीजिए, चंपारण सत्याग्रह। मैं बताता हूं, अभी बताते हैं पूरी चीज। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। अब गांधी जी से जब मिलता है तो गांधी जी को बुलाता है, इनवाइट करता है बिहार में, चंपारण के लिए बुलाता है। अब इसमें क्यों बुलाता है, क्या प्रॉब्लम थी, ये अब यहां पे पता चलेगा चंपारण सत्याग्रह में। चंपारण सत्याग्रह बेसिकली कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था बेटा, टाइम ध्यान रखना। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। चंपारण सत्याग्रह में ये चीज होती है कि चंपारण सत्याग्रह में एक कल्टीवेशन होता है, बिहार के डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, चंपारण में एक खेती होती थी जिसे कहते हैं इंडिगो कल्टीवेशन। इंडिगो कल्टीवेशन, इंडिगो कल्टीवेशन, इंडिगो कल्टीवेशन को हिंदी में कहते हैं नील की खेती, नील की खेती, नील की खेती। ये वही नील है जो बहुत टाइम पहले कपड़ों पे चढ़ाई जाती थी, लोग बड़े शौकीन होते थे, खासकर व्हाइट शर्ट व्हाइट कुर्ता पर ये सब नील चढ़ाई जाती थी, लोग बहुत शौकीन होते थे इसके लिए, इंडिगो कल्टीवेशन। अब ये नुकसान क्यों था तो मैं आपको बता दूं, वहां पे 3 कठिया सिस्टम चलता था, 3 कठिया सिस्टम चलता था। 1/3 हिस्सा वो खुद लेकर के अंग्रेज चले जाते थे, जो बाकी बचता था उसको भी मनमौजी रेट पे खरीदते थे, तो इससे जितना किसान लगाते थे वो भी वो निकाल नहीं पाते थे। दूसरी बात, ये हार्मफुल था हेल्थ के लिए, लंग्स की डिसीजेस ये पैदा कर देता था, तो लोग बहुत परेशान थे इस वजह से। अब गांधी जी पहुंचते हैं 1970 में और इसको देखते हैं और इस मसले को सुलझा देते हैं सत्याग्रह के रास्ते से, इस मसले को सुलझा देते हैं सत्याग्रह के रास्ते से। यानी पहला सत्याग्रह आपसे पूछा जाएगा, फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया, तो कहना चंपारण बिहार। चंपारण बिहार कब हुआ, तो 1917 में हुआ। किसने बुलाया था, राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। कौन गया था, गांधी जी गए थे। मैटर क्या था, इंडिगो कल्टीवेशन था। मामला फिनिश, खत्म। आइए दूसरे टॉपिक पे। अब इसी के बाद ये सब क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो मामला है वो मामला आता है आपका कहां पे, अब आएगा आपका खेड़ा में, खेड़ा गुजरात। टाइम हो चुका है 1 साल बाद, खेड़ा गुजरात, खेड़ा गुजरात। खेड़ा गुजरात की अगर मैं बात करूं तो 1 साल बाद, ये कब, 1918 की बात है, 1918 की बात है। यहां पे क्या होता है, तो यहां पे फसल बर्बाद हो जाती है, जो क्रॉप्स होती है, क्रॉप्स होती है वो बर्बाद हो जाती है। बारिश हुई नहीं जिसकी वजह से पूरी क्रॉप्स में सूखा पड़ने की वजह से पूरी क्रॉप्स बर्बाद हो जाती है। अब जो लगान देना था अंग्रेजों को, जो टैक्स देना था, वो टैक्स पे नहीं कर पाते यहाँ के लोग, जो टैक्स देना था वो टैक्स पे नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि अंग्रेज इन पे बड़ा जुल्म करते हैं। गांधी जी यहां भी पहुंचते हैं, कहते हैं इफ यू बैड देन आई एम योर डैड, यू गेट आउट फ्रॉम दिस। अंग्रेजी स्टाइल में बढ़िया, क्योंकि गांधी जी बहुत पढ़े लिखे थे, कानून वानून उनको पता था, तो वो अंग्रेजों को हैंडल करना जानते थे। अंग्रेजों को यहां से भी भगा दिया। गांधी जी एकदम धीरे धीरे साउथ के हीरो बनते जा रहे हैं, एकदम तगड़े से एक्शन में आ रहे हैं गांधी जी। गांधी जी भी बढ़िया भौकाल में चल रहे हैं, ऐसे ऐसे करके। हमने फोन किया, लो गांधी जी आजकल आप चर्चे में चल रहे हो। कह रहा सर मैंने कहा था आप आ जाइए, पर आप माने नहीं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट गांधी जी, लगे रहो, बजाते रहो अंग्रेजों की। गांधी जी यहीं रुके नहीं, इसी वक्त एक मूवमेंट और हो गया, वो मूवमेंट भी समझ लेना। इंसिडेंट सुन लो गौर से, मैं समझा रहा हूँ, लिखना खुद से है, ओन लैंग्वेज में सारी चीजें समझा रहा हूँ। नेक्स्ट इसी पे इवेंट हो जाता है, वो कौन सा इवेंट हो जाता है, अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद ये भी 1918 में ही होता है, ये दोनों घटनाएं 1918 में होती। गांधी जी इधर देख ही रहे थे, तब तक उधर दूसरा बवाल कट गया। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक क्या होता है, तो यहाँ जो एक कॉटन इंडस्ट्री थी, कॉटन मिल इंडस्ट्री थी, तो आप लिख सकते हो, चाहो तो मैं लिखवा क्या दे, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आराम से समझो। आपको मैं ये चैप्टर पूरा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हूँ तो समझा डालूंगा, लिखवाऊंगा टाइम ज्यादा चला जाएगा इसलिए, ठीक है। आप बुक में आपकी मेंशन है, वहां से देख सकते हो, आपकी विद्या में आंसर्स गिवन है, वहां से देख सकते हो। बाकी मैं समझा दूंगा तो बहुत अच्छे से काम आ जाएगा, मेरा मानना तो यही है। बाकी आपको अगर चाहिए तो आप
कमेंट सेक्शन में बोल देना। अभी 1-2 वीडियोस और आएंगी इसके लिए आपके एग्जाम से पहले पहले, तो शायद मैं उसमें लिखवा भी दूंगा दूसरे रिलेशंस के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब मैं बता दूं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में क्या होता है कि जो बात होती है ना, तो सैलरी इंक्रीमेंट की बात होती, वेजेस इंक्रीमेंट की बात होती। किसकी बात होती? इंक्रीमेंट। मैं दोनों पक्ष रखता हूं, एक तरफ है वर्कर और एक तरफ है ऑनर। वर्कर कह रहा है हमें 50% इंक्रीमेंट चाहिए, ऑनर कह रहा है तेरी ऐसी तैसी मारो 20% दूंगा। ये 50 मांग रहा और ये 20% देने को राजी है। इसी पे बड़ा क्योस चल रहा, बड़ा मामला खराब चल रहा। गांधी जी यहां पहुंचे, कहा भाई हमें बताओ आई एम अ हीरो, हमें बताओ। जब गांधी जी को पता चली तो गांधी जी ने दोनों से बात की, इनसे भी बात की और इनसे भी बात की। सबसे पहले ऑनर से बात की। किससे बात की? ऑनर से बात की। ऑनर से कहा देखो मेरी बात सुनो भैया, अगर आप नहीं मानोगे तो ये काम नहीं करेंगे। फैक्ट्री में आग वाग लगा दिया, जो फैक्ट्री है तुम्हारी चल जाएगी तो तुम्हारा और नुकसान होगा। तो ऑनर ने कहा हम 50% बढ़ाते हैं, ऐसे आज 50% कह रहे हैं, कल कहेंगे 100% कर दो, तो आदत पड़े। तो कहा कौन कह रहा 50 बढ़ाओ, मेरी बात मानो, भाई नहीं हो मेरी बात मानो, 15%, बस 15 और बढ़ा दो। कहा 15? कहा ये मान जाएंगे? तो कहा तुम मेरे पे छोड़ दो, तुम 15 बढ़ाओ, बाकी मैं देख लूंगा। गांधी जी ने इसको कन्विंस करके 15% एडिशनल करवाया और ये 20-15 मिला करके कितना आ गया? 35% पे आ गया मामला। अब गांधी जी गए वर्कर्स के पास, गए इन लोगों के पास, ये सब बैठे रहे, हाय गांधी जी आ रहे, देखा गांधी जी को आते हुए, कहा वाह जरूर मामला सॉर्ट करके आ गए हैं गांधी जी, पक्का 50%। गांधी जी आए मुंह ऐसे लटकाते हुए, लोग पूछ रहे हैं अरे बताइए गांधी जी बताइए क्या हुआ। गांधी जी कह रहे तुम लोग बहुत बहुत वाहियात आदमी हो। पता है क्या कह रहा सबको नौकरी से निकाल दूंगा और एक पैसा भी नहीं बढ़ाऊंगा। तुम लोग भी थोड़ा सोच समझ के काम करो, नौकरी से चली गई, फूंक फाक दे जेल में जाओगे, क्या करोगे तुम लोग? कैसे खाना खाएंगे तुम्हारे बीवी बच्चे? इन लोगों ने सोचा हाँ बात तो सही है गांधी जी, लेकिन ऐसे कैसे, हमको बढ़ाना है तो बढ़वाना है। तो कहा सुनो, बढ़ाने को राजी नहीं है, अगर तुम हमारी बात मानो तो मैं एक बार और बात कर सकता हूं इनसे। तो कहा क्या है? कहा सुनो एक काम करो, 50% बाद में बढ़वा लेना, 50 चाहते हो ना, 50 बाद में करवा लेना। आप एक काम करो, थोड़ा कम डिमांड करो। तो कहा कितना कम करें? तो कहा बस 15% तुम कम कर दो। कहा 15 कम करें, कितना कम हो जाएगा? तो कहा 35। तो कहा हाँ ठीक। गांधी जी ने यह बात इनको समझा ली है, इनसे 15% कम करवा दिया और जब 50 में 15% कम हुआ तो भी तो 35 आया। अब मामला यहीं पे डन हो गया, यहीं पे मामला डन हो गया। इनको कहा तुम 15 बढ़ाओ, इनसे कहा तुम 15 कम करो। गांधी जी अगेन हीरो, समझे? एकदम जलवे गांधी जी के, एकदम गांधी जी फटाफट ऐसे कॉलर खड़ी की और चश्मा लगाया। चश्मा कहाँ है भाई गांधी जी का? भाई चश्मा दिख जा मुझे, शिम चश्मा, ये मिल गया, वेट। चश्मा भाई, चश्मा खैर कोई नहीं, चश्मा नहीं मिला। हाँ मिल गया कहाँ गया बिल्लू का चश्मा? ये बढ़िया, गांधी जी ने ऐसे किया और ऐसे ये मतलब एकदम से गांधी जी एकदम रौले काट रहे, एकदम जलवे में एकदम फिर रहे हैं। अब एकदम बवाल एकदम हो चुका था। अब इस सब को देख करके ना, अब आप एक बात बताओ, कोई कभी तुम्हारा गुलाम था, आज वो तुमसे सारे काम करवा ले रहा, उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही, ऑल ओवर इंडिया में गांधी जी फेमस हो गए। और जब गांधी जी फेमस हो गए ना, तो फिर अंग्रेजों को ये बात चुभ रही थी, कहीं ना कहीं बहुत बुरी लग रही थी कि ये कल का लड़का आया हुआ आज हमें चैलेंज कर रहा है, क्या करूं मैं इसका। अब यहीं से मामला खतरनाक शुरुआत होता है, बहुत हारीफाई। तो आपको ये तीनों चीजें समझ आ चुकी होंगी। अब मैं हटाता हूं आपको और आपको इतना चीज क्लियर हो चुका होगा। अब मामला कहां से शुरू होता है आइए बताते हैं। अब मामला शुरू होगा राउलेट एक्ट से। अब यहां से थोड़ा बहुत लिखाने की जरूरत पड़ेगी तो शायद लिखाऊंगा भी। राउलेट एक्ट, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो बाबू माफ कर देना। राउलेट एक्ट कब आता है? 1919 में आता है।
राउलेट एक्ट 1919 में आता है, तो लिखोगे इसमें क्या मेंशन था, दिस एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट मैं जरा मार्कर को पानी पिला दूं। तो सर आपका मार्कर पानी बहुत पीता है। जी हाँ, मार्कर चलता भी तो है, चलेगा तो पानी पिएगा। चलिए, तो ये क्या कहते हैं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको पास किया था। इसमें क्या था, तो इसमें ये था, द ब्रिटिश पुलिस, इसके अंडर जो मेंशन था, क्या मेंशन था, द ब्रिटिश पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, ये अरेस्ट कर सकती थी विदाउट वारंट ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्ट, शक के निगाह पे, ऐसे ही कि हाँ ये बंदा चाह रहा है, बड़ा बकवास लग रहा है, पकड़ो साले को, ऐसे अरेस्ट कर सकती थी। दूसरा इसमें ये लिखा था, a person can arrested by British police for 2 years without any trial, ट्रायल का मतलब होता है एक ब्रिटिश पुलिस किसी भी बंदे को अरेस्ट कर सकती है 2 साल के लिए, उसको बिना किसी ट्रायल अपनी कस्टडी में रख सकती है, बिना किसी ट्रायल के, यानी कोर्ट कचहरी का कोई मामला नहीं। आज फिल्मों में देखा होगा, वो हीरो पहुंचता है विलन को अरेस्ट करने के लिए, विलन कैसे कहता है, दरोगा साहब यहाँ आ तो गए हो अपनी मर्जी से, पर जाओगे आप हमारी मर्जी से। दरोगा कहता तुझे कुत्ते की तरह खींच के ले जाऊंगा। तभी उधर से वो विलन बोलता है वारंट लाए हो? दरोगा, हाँ भाई बाबू रामलाल वारंट लाए हो उसका? साहब वो तो लाना भूल गए। फिर विलन कहता है अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो वापस चले जाओ दरोगा, और वारंट लेकर के आना। दरोगा भी डायलॉग मारता है कि एक बार मैं जरूर आऊंगा और तुझे घसीट के ले जाऊंगा और वारंट के साथ आऊंगा। तो वारंट वही चीज है जहां पे ये मेंशन होता है कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। ब्रिटिशर्स ने इसको खत्म कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारा मन है, हम तुम्हें बंद करेंगे, पकड़ेंगे, वो भी तुम इस पर ट्रायल भी नहीं कर सकते, कोर्ट कचहरी मुकदमा भी नहीं कर सकते, 2 साल तक जेल में रखेंगे। एकदम बवाल चीज था ये। दिस एक्ट इज नोन एज, इसको कहा गया था, दिस एक्ट इज सेड टू बी, दिस एक्ट इज सेड टू बी, दिस एक्ट इज सेड टू बी नो वकील, नो दलील, बस यही चीज, मतलब ना वकील, ना दलील, ना अपील, समझे, कोई चीज नहीं इसमें होगी। नो एडवोकेट, नो रिक्वेस्ट, नो ज्यूरिसडिक्शन का कोई काम ही नहीं। इसको ऐसे बोला गया, बड़ा खतरनाक था। अब इसका अपोजिशन शुरू हो गया, इसके चक्कर में बहुत सारे लोगों को जेल में बंद करना शुरू भी कर दिया। अब इसका अपोज होने लगा, लोग भड़कने लगे कि ऐसे कैसे तुम पकड़ लोगे, ऐसे कैसे कानून पास कर दिया, लोग दगने शुरू हो गए। अब जब दगने शुरू हो गए तो मामला और गरमाया, और जब गरमाया तो यहीं पर एक चीज और एक गड़बड़ी हो जाती। वो गड़बड़ी मैं बता दूं आपको, एक चीज यहीं पे पैरेलल में चल रहा है, उस चीज का ध्यान रखना। आप लोगों ने लिखा कि नहीं लिखा मैंने पहले ही रेस कर दिया, खैर आप लोग देख लेना क्या था इसके अंदर, मैं बताता हूं आपको। मैं बताऊं एक चीज यहीं पे पैरेलल में चल रहा है, वो चल रही है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या चल रही है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही है।
अब ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, मैं इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो आपकी चल रही है, तो ये 1914 से स्टार्ट हो चुकी थी और 1920 तक ये चली है। इसी में एक इंसिडेंट होता है, इसी के आसपास 1919 में टर्की में, मैं आपको बता दूं, टर्की में मैं आपको बता दूं, इस्लाम रिलीजियस के बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर रहते थे जिनका नाम था कैलिफ। नाम कैलिफ नहीं था, इनको कहा जाता है खलीफा, खलीफा या कैलिफ, खलीफा कुछ भी, खलीफा जो भी कह दो, खलीफा कह सकते हो। इनको कहा जाता था। ये एक पोस्ट होती जो कि बहुत प्रोमिनेंट पोस्ट होती इन इस्लाम और बहुत ही रेस्पेक्टेड पोस्ट होती है। क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स ने इसको टेक ओवर किया टर्की को, तो इनको बहुत ही डिसरेस्पेक्ट किया, जिसकी वजह से, इसकी वजह से पूरी दुनिया के मुस्लिम्स में एकदम आग भर गई अंग्रेजों के लिए। अब यही आग इंडियन मुस्लिम में भी भर गई। तो दो बंदे खड़े हो जाते हैं जिनका नाम इतिहास में फेमस है अली ब्रदर्स के नाम से, समझना बहुत से, अभी सबको लिंक करता हूं। अली ब्रदर्स, अली ब्रदर्स, अली ब्रदर्स। एक का नाम है, वो अली ब्रदर्स कौन से हैं? शौकत अली, शौकत अली, और दूसरे का नाम है मोहम्मद अली, MOSDALI, मोहम्मद अली। इन दोनों ने मिल करके 1919 में एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया जिसका नाम रखा खिलाफत मूवमेंट। ध्यान रखना, इसी टाइम पे क्या हो रहा है, रौलट एक्ट भी आ गया है, उसका विरोध हो ही रहा है। इन लोगों ने अलग विरोध स्टार्ट कर दिया, खिलाफत मूवमेंट। अब इंडिया में बड़ा क्योस मचा हुआ है, बहुत अजीब सिचुएशन चल रही है। अब इन्हीं सब चीजों के लिए क्या होता है, पूरे इलाके में बहुत ज्यादा गर्मी गर्मा तनातनी का माहौल होता है। तो ये समझ लो पूरा इंडिया है, इस इंडिया में, अरे बाप रे बाप, इतना गजब सर्कल कैसे बना दिए रे ऐसे मजे मजे में, ऐसे जब हम जानबूझ के बनाते नहीं बनता है हमसे। देखो एकदम परफेक्ट बना है ना। तुम लोग रेट करना इसको, आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे चलो, अब ये क्या कहते हैं, इंडिया में ये पूरा मान लो इंडिया है, तो इंडिया में बहुत ज्यादा क्योस मचने लगा। तो इस साइड पे क्या कर दिया इन्होंने, आर्टिकल 144 इंपोज कर दिया। आर्टिकल 144 का मतलब ये चीज होता है मार्शियल लॉ, ये बोलते हैं उसे मार्शियल लॉ। उस टाइम पे मार्शियल लॉ चलता था, मार्शियल लॉ। आज के टाइम पे आर्टिकल 44 कर सकते हो, 144। इसमें मार्शियल लॉ में ये चीज होता है, आर्टिकल 144 में क्या होता है कि एक जगह पे 4-5 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, हथियार औजार लेकर के चल नहीं सकते, गैदरिंग नहीं कर सकते बेसिकली। इसको बोलते थे ये, ताकि क्या हो, लोग इकट्ठे ना हो तो मूवमेंट नहीं होगा, और मूवमेंट नहीं होगा तो बवाल नहीं होगा, सरकार अपना काम करती रहेगी, और जो इकट्ठे हो गए तो आराम से पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो सरकार बड़ा दिमाग लगाई थी कि बढ़िया, तब तो मैं कह दूंगा मैंने तो तुमको मार्शियल लॉ तोड़ने के जुर्म में तुमको गिरफ्तार किया। तो बड़ा दिमाग था। लोग अब मूवमेंट भी नहीं कर पा रहे, लोग इकट्ठे भी नहीं हो पा रहे, बवाल कैसे काटे, हाय हाय कैसे होगा। तो फिर मौका ढूंढ रहे थे। तभी उसी वक्त एक इवेंट आता है, मैं आपको बताता हूं। महीना है अप्रैल का, महीना APRIL का, अप्रैल का टाइम पीरियड, तो यही चल रहा है 1919। इसी में ये डेट याद रखना, 13 अप्रैल। इस डेट को एक मेला था, जिस मेले का नाम था बैसाखी मेला। क्या नाम था? बैसाखी मेला। बैसाखी मेला। अब बैसाखी मेला जो है, इसमें क्या होता है, पंजाबियों का मेला होता है। जब फसल तैयार होती है उस टाइम बैसाखी मेला मनाते हैं और बहुत ही धूमधाम से करते हैं, बहुत अच्छा मेला होता है। तो लोगों ने कहा कि मार्शियल लॉ तो इसने लगा रखा है, तो मार्शियल लॉ नॉर्मली तो लगता है भाई, ये मेला हमारा सदियों से चलता आ रहा है, तो हम तो इसको करेंगे ही, इसको कौन रोक लेगा हमें। अब इसके चलते अमृतसर में एक इंसिडेंट होता है, अब उस इंसिडेंट का नाम मैं लिख दे रहा हूं, जलियांवाला बाग। तुम्हारी रूह कांप जाएगी इसकी रियल स्टोरी सुन के, मैं आपको समझाता हूं आपको। जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलते हैं इसे, हिंदी में हत्याकांड कहते हैं, इंग्लिश में जलियांवाला बाग मैसेकर बोलते हैं। मैसेकर, जलियांवाला बाग मैसेकर या हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। MCQ में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना, या ऐसे भी पूछा जाए तो एक्सप्लेन कर सकते हो। यहां सारे लोग इकट्ठे होते हैं, सब लोग होते हैं, सभी रिलीजियस के, मोस्ट ऑफ द मेला है तो सभी जाते हैं। मेला किसी एक रिलीजियस का थोड़ी ना होता है, सबका होता है। तो सभी लोग रहते हैं वहां पे। अब वहां पर जब सभी इकट्ठे हैं, ये बात किसको पता चलती है? जनरल ओडायर को पता चलती है। ये लोग इकट्ठे इसीलिए हुए थे कि हम इसमें करेंगे, हम इनको
शौकत अली, मोहम्मद अली, ये सब गिरफ्तार हो चुके थे, बड़े बड़े लीडर गिरफ्तार हो चुके थे, तो उनको छुड़ाने की बात की जा रही थी। सैफुद्दीन किचलू जो थे उनको छुड़ाने की बात की जा रही थी बेसिकली इस मसले में। वो अरेस्ट हो चुके थे, काफी प्रोमिनेंट लीडर थे। अब लोग इकट्ठे होते हैं यहीं पे। अब ये बात किसको पता चलती? तो ब्रिटिश पुलिस जनरल ओडायर को पता चलती। किसको? जनरल ओडायर। जनरल ओडायर, जनरल ओडायर को ये बात पता चलती। जनरल ओडायर अपनी फ्लीट के साथ आता है, कमांडेंट पुलिस के साथ आता है और कहता है मैं बस 3 तक गिनूंगा, सिर्फ 3 तक, और 3 गिनने के बाद मैं काउंटिंग फायर कर दूंगा। आपको जाना है तो जाओ, चले जाओ, भाग जाओ, या फिर आपकी मर्जी। लोगों को लगता है ये मजाक कर रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है कि हाँ 3 तक गिनेगा फायर कर देगा, ये कोई खेल थोड़ी ना है। उसने सच में सभी सोल्जर्स थे उनको सबसे पहले पोजीशन पे लगाया। सारे सोल्जर्स अपनी रिवॉल्वर, अपनी गन जो भी था उनके पास, उसको पोजीशन लेकर के खड़े हो गए और उसने सच में 3, 2, 1 किया और फायर का ऑर्डर दे दिया। देखते ही देखते धड़ 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 गोलियां चलनी शुरू हो गई, लाशें बिछड़नी शुरू हो गई। किसी के जबड़े पे गोली लग रही, फट से फाड़ के निकल जाए, किसी के सीने पे, किसी के कान पे, आंख पे। मैं आपको बताता हूँ, जलियांवाला बाग कोई बड़ी बात नहीं है, अमृतसर पंजाब में है ये। जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में। कभी आप लोग इफिशियंट होइएगा, पैसा वैसा आएगा तो एक बार जरूर जाना, देखना आप लोग, घूमना। किस बर्बरता से लोगों को मारा था मैं बता रहा हूं। वहां पे एक कुआं था, एक कुआं था, जान बचाने के लिए लोग इस कुएं में कूद गए। पता है ये कुआं लाशों से भर गया, लोग दब के मर गए इसमें। आज भी जाइए उस पार्क में, जो दीवारें थी, दीवारों पे आज भी गोलियों के निशान बने हैं, सारी गोलियों के निशान बने वहां पे। 14 से 1500 लोगों तक, रिटर्न डाटा मैं बता दे रहा हूं, 1400 to 1500 लोगों को बेरहमी से मारा। गवर्नमेंट ने इसको कम डाटा दिखाया, कुछ 100 में डाटा बताया, बट एक्चुअल डाटा ये था। बहुत मार काट मचा, एकदम मचा दिया। जनरल ओडायर को इस काम के लिए, पता है इस काम के लिए जनरल ओडायर को ब्रिटिश पुलिस ने अवार्ड दिया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम सोचो कि माइंडसेट क्या थी, क्या हमको करना चाहते थे, क्या चाहते थे, और हम यहां हिंदू मुस्लिम में मरे जा रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो फिर कोई राज कर लेगा। एकदम बवाल काट दिया। वहीं पर एक बंदा था, उस बंदे का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा। उस बंदे का नाम था उधम सिंह। उधम सिंह के बारे में कई सारी कहानियां हैं, बट जहां तक मैं जानता हूं, ये जो भी है ऐसा कुछ ये है कि उधम सिंह भी अपने फैमिली के साथ गया था मेले में देखने, मेला घूमने गया था। वो किसी काम से मेले के बाहर आया था। कहा जाता है कि वो पानी लेने के लिए, अपने परिवार के लिए पानी लेने के लिए बाहर आया था, और तभी उसी वक्त गोली चल गई। और वहां पर जब गोली चली तो उसमें उसका पूरा परिवार मार दिया गया। उधम सिंह ने कसम खाई कि मैं इसको मारूंगा। उधम सिंह ने 22 साल बाद, ये चले गए कहां पे, ये इसको ट्रांसफर कर दिया गया ब्रिटिश में। ये ब्रिटिश में जा करके, ब्रिटिश के अंदर घुस के, और ब्रिटिश कोर्ट के अंदर इसने गोली मारी जनरल ओडायर को, वहां गोली मारी, बदला लिया। और जब बदला लिया, चार्जशीट बनी ना, उधम सिंह क्योंकि गिल्टी पाया गया, भागा नहीं, ऐसे लो मार दिया, मेरा काम था मारना, मैंने मार दिया इसको, अब मुझे मारना है, फांसी चढ़ा दो, जो करना है कर लो। उससे जब उसका नाम पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उधम सिंह ने अपना नाम बताया, मेरा नाम है राम मोहम्मद सिंह आजाद। राम मोहम्मद सिंह आजाद। राम मोहम्मद, कंफ्यूज हो गए। तो उसने कहा कि उस मेले में मारे जाने वाला हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था, तो मैं उन तीनों हूं। समझ आया कि नहीं आया? ये आइडेंटिफिकेशन थी। खैर ये समझ आ गया आपको। जलियांवाला बाग एकदम समझ आ गया होगा। अब जलियांवाला बाग के बाद क्या होता है ना, आप लोगों में एकदम से आग लगी पड़ी है। अब तीन इंसिडेंट हो गए। कौन कौन से इंसिडेंट हो गए गौर से समझना। एक आपका क्या कहते हैं, रॉलेट एक्ट जो चल रहा था, कहां गया? पहला आपका तो रॉलेट एक्ट हो गया, जिससे लोग बहुत परेशान थे, बहुत गुस्सा था लोगों में। दूसरा आपके पास, इससे रॉलेट एक्ट से परेशान तो परेशानी थे, 1919 में एक चीज और आ गई, वो क्या था? खिलाफत मूवमेंट। इससे मुस्लिम एकदम गुस्सा हो गए ब्रिटिशर्स के ऊपर, और रहा कसर जो था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। इसमें सबसे ज्यादा सिख थे, तो सिख भी गुस्सा हो गए। यानी इंडिया में 4 बड़े धर्म के लोग एकदम गुस्सा, 3 बड़े धर्म के लोग गुस्सा, किस पे? अंग्रेजों पे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये तीनों। कहते हो सर ईसाई, ईसाई तो खुद अंग्रेज थे साले। समझे कि नहीं समझे? ये तीनों गुस्सा थे।
आप एकदम अंग्रेजों के ऊपर टूट पड़ने का काम था। अब ये बात पूरी चीज गांधी जी बहुत अच्छे से मॉनिटर कर रहे थे। कहा कि यार हिंदू तो पहले से ही भड़का है, रही बात मुस्लिम की तो मुस्लिम भड़क गया खिलाफत मूवमेंट से, और सिख तो जलियांवाला बाग से। मौका है, लोहा गर्म है, थोड़ा मार दो। गांधी जी ने इस मौके की नजाकत को समझा और गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने उसी वक्त स्टार्ट कर दिया क्या, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या स्टार्ट कर दिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कब स्टार्ट किया, 1920 में। आपको सिचुएशन समझ आ रही होगी सब कुछ। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, और जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो इसमें सबको शामिल कर दिया। पहुंचे हिंदू भाई, हाँ भाई क्यों परेशान हो, साहब वो रोलेट एक्ट लगा दिए हैं। क्या है रोलेट एक्ट, मालूम नहीं लेकिन कुछ गड़बड़ है। अच्छा तो गड़बड़ तो किया है ना, हाँ हाँ तो अंग्रेज को मारोगे नहीं, मारेंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, तो ठीक है मेरे साथ चलो। कहा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये क्या होता है, हिंदी में बोले तो असहयोग आंदोलन, यानी हम कॉपरेट नहीं करेंगे। अभी समझाते हैं। तो कह अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया मूवमेंट है, चलो। हिंदू राजी हो गया। फिर गांधी जी पहुंचे मुस्लिम भाई के पास, हाँ भैया चचा क्या हाल चाल। हमारा गांधी दूर हटो यार, दिमाग खराब है अंग्रेजों पे। तो कहा दिमाग खराब है, कुछ करोगे भी या बैठे रहोगे। तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आग लगा देंगे। तो कहा ठीक है मेरे साथ साथ मिलो जाओ। कहे क्या कर रहे हैं, कहे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कहा जो बोलो, चल दिया। सिख भाई वो तो पहले से बहुत आया था, टोडे टोडे कर देवांगे, शामिल कर लिया। सभी एक साथ, एकदम भौकाल टाइप था गांधी जी का मूवमेंट, एकदम तगड़े से। मूवमेंट में करना तो क्या था, गांधी जी ने सबको समझा दिया, देखो हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम नॉन वायलेंस रहेंगे, हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम नॉन वायलेंस रहेंगे। तो सब कंफ्यूज कर रहे, तो मूवमेंट किस बात का है, मूवमेंट किस बात का। तो कहा मूवमेंट किस बात का, आप समझाते। तो नॉन कॉपरेशन को समझना, नॉन कॉपरेशन कैसे हुआ अब समझो गौर से। नॉन कॉपरेशन का मतलब होता है कॉपरेट ना करना। जैसे कि कोई बंदा अंग्रेज के यहाँ नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, वो अपनी नौकरी छोड़ देगा। कोई लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो सरकारी स्कूल छोड़ देगा। कोई वकील कोर्ट में पेशी कर रहा है तो वो वहां पे पेशी करना छोड़ देगा। अगर आप विदेशी कपड़े पहनते हो तो उसको खरीदना बंद कर दोगे, यानी आप उनसे सारे नाते रिश्ते तोड़ दोगे, खुद से करोगे, खुद का कपड़ा बनाओगे, खुद से काम करोगे, सब कुछ खुद से करेंगे। हम आपके साथ कॉपरेट ही नहीं करेंगे। बेसिकली कट्टी कट्टी वाला काम, ये काम हो गया। लोगों को ये आइडिया बड़ा पसंद आया कि अगर हम इनको खरीदेंगे नहीं, इनसे हम कॉपरेट ही नहीं करेंगे तो इनको प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो फिर ये हमसे लड़ेंगे कैसे। और नॉन कॉपरेशन इसलिए, नॉन वायलेंस इसलिए क्योंकि हाँ मारना है मार लो साहब, मारो, कितना मारोगे, मर गया तो बवाल होगा, अभी बताया था। तो इसलिए वो हमें कुछ कर भी नहीं सकते और हम अपना मूवमेंट आगे बढ़ाते जाएंगे। मूवमेंट एकदम अब समझ आ गया होगा ना, मूवमेंट क्या, विदेशी कपड़ों को जलाया जाने लगा, नारे लगने लगे, बहुत सारी चीजें, और एकदम मामला टाइट था। 1922 से चला, 21 चला, 22 तक पहुंच गया मूवमेंट। अब इस बीच में क्या क्या हुआ, गांव लेवल तक मूवमेंट पहुंच गया। गांव की लेडीजों को पता चल गया, सब झाड़ू थरिया लोटिया लगे, अंग्रेजों की ऐसी तैसी लेके चल दिया, एकदम निकल लिया सब, एकदम बवाल टाइप एकदम चल रहा था मामला। अब ये जो मूवमेंट चल रहा है ना, इसमें एकदम बढ़िया तरीका, सबसे बढ़िया योगदान तो लड़कों ने दिया, स्टूडेंट ने, तुम्हारे जैसे। गांधी जी ने कहा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो सबसे पहले हम बाइकआउट करते हैं, आज से स्कूल जाना बंद, मैं नहीं जा रहा भाई, भाई मेरे लिए देश बड़ा, मैं नहीं जा रहा स्कूल। लड़कों के सबसे बड़े ही मजे। मैं तुमको बता दूं, जिनको लोग बड़ी बुरी नजर से देखते हैं उन्होंने भी देश के लिए काम किया। किनको, दारूबाजों को, जो शराब पीता है उनको सब देखा। सारे शराबियों ने कहा आज से हम अंग्रेजी नहीं पियेंगे, दारू पीनी बंद, आज से हम नहीं खरीदेंगे इनकी दारू। तो उसी में से एक और था बंदा, तो कहा भाई आज से पीना बंद। तो कहा पीना कहां से बंद हो गया, अंग्रेजी पीना बंद हुआ है, देसी वाला तो अपना है ही है ना, महुआ वाला निकाल के बनाएंगे। यार ये कहने का मतलब है हर बंदे ने अपने तबके पे काम किया। दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट थिंग्स वो बता दूं। गांधी जी को जो टाइटल मिला था, केसरे हिंद कहा गया था,
तो उन्होंने वो टाइटल लौटा दिया, कहा हमें नहीं चाहिए, उन्होंने ये टाइटल लौटा दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का टाइटल दिया गया था, उन्होंने ये टाइटल लौटा दिया, कहा भाड़ में जाए तुम्हारा टाइटल और तुम भी ले जाओ। कई सारे वकीलों ने नौकरी छोड़ दी, टीचर्स ने जॉब छोड़ दी, बहुत कुछ हो गया था, बहुत सारी चीजें हुई थी। अब ये मूवमेंट बहुत अच्छा फल फूल रहा था, अंग्रेजों के पैर एकदम खड़े थे, अंग्रेजों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे क्या, ये कुछ गलती करे तो कुछ गलती करे, उपद्रव करे, तोड़फोड़ करे, फिर इनको सालों को भर के मारे और हमें मौका मिल जाएगा, पूरा मूवमेंट खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई गलती कर ही नहीं रहा था, पुलिस 4 लाठी मारती थी, मार खा लेते, मारो मारो इधर मारो, इधर इधर इधर, कोई बात नहीं मार लो। पुलिस भी डरती थी कि मर गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए वो भी ज्यादा नहीं करते थे। अब ये मूवमेंट चलते चलते कहां पहुंच चुका है, तो ये मूवमेंट पहुंच चुका है 1922 में, और ये मूवमेंट आ चुका है चौरी चौरा में। कहां आ चुका है, तो मैं यहां पे बता दूं आपको, ये मूवमेंट आ चुका है 1900, टाइम याद रखना, पूरा टाइम याद रखो, 5 फरवरी 1922, चौरी चौरा, चौरी चौरा। चौरी चौरा कहां पे है, तो बाबू याद रखना गोरखपुर में है, कई बार ये मैप में पूछा गया है इसलिए मैं बता दे रहा हूं। और गोरखपुर कहां है, तो बाबू यूपी में है, यूपी के वो ईस्ट वाले साइड में है, ठीक है, पूर्वांचल में है। तो 5 फरवरी 1922 को ये मूवमेंट कहां पहुंच चुका था, चौरी चौरा में, बहुत जोरों शोरों से चल रहा था मूवमेंट। चौरी चौरा में जब ये मूवमेंट पहुंचा, तो वहां पर ये मूवमेंट जब जा रहा था, तो ब्रिटिश पुलिस के कुछ जवान आते हैं, कुछ लोग आते हैं और इस मूवमेंट को रोकने की कोशिश करते हैं, कहते हैं ये मूवमेंट आगे नहीं जाएगा। गांव का आदमी, वो भी यूपी में, सब बड़का हो गया, कहा है नहीं जाएगा रे, तो कहा नहीं नहीं दिस इज नॉट अलाउड, तो अलाउड पलाउड कुछ नहीं होता है, हम करेंगे हम करेंगे, तो कहा करोगे तो मारेंगे, तो कहा लो मारो 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 मारो, मार खाने के लिए सब तैयार थे। तो कहा लाठी नहीं मारेंगे, गोली मार देंगे, तो कहा तुम तो गोली मार ही नहीं सकते। लोगों को लगता था नॉन वायलेंस मूवमेंट कर रहे हैं, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, सामने से भी कुछ नहीं होगा। उसी बीच ब्रिटिश पुलिस के एक पुलिस ने गोली चला दी, एक गोली जैसे एक बंदे को लगी, पूरा जो मोमेंट था, जितना क्राउड था, जितने लोग थे, वो एकदम यहां से दग उठे, अरे बाप रे बाप, गोली चला दिया। फिर से उनके दिमाग में वो 3 साल पहले वाला सीन, 1919 वाला 13 अप्रैल जलियांवाला बाग याद आ गया कि कुछ ऐसा ही सीन हुआ था वहां पे, अभी वो क्रिएट होगा, यहां पे लाशें गिरेंगी, लोगों को दिमाग एकदम खराब हो, लोगों ने पकड़ा उसको, उठा के जेल के अंदर बंद किया और जेल के पे ताला लगाया। जितने पुलिस वाले थे, टोटल 22 पुलिस वाले थे, समझना बहुत है, 22 पुलिस वाले थे, इन सभी को जेल के अंदर बंद करके और लॉक लगा दिया, और लॉक लगा कर डाल पेट्रोल फूंक दिया और जिंदा जला डाला। और जब जिंदा जला डाला, तो फिर अंग्रेज यही तो चाहते थे कि तुम गलती करो, तुमसे कोई गलती हो, कह दो सर तो क्या गोली खा लेता, जान दे देता अपनी। तो मैं बता रहा हूं, सिचुएशंस जैसी भी हो, वो उस टाइम का जाने, मैं इसलिए कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, जो सच्चाई थी वो मैंने आपको सारी बता रहा हूं और वही बताता चल रहा हूं। जला दिया, अब जैसे जला दिया ना, ये बात गांधी जी को पता चली। अब गांधी जी समझ गए ये चीज कि मतलब गांधी जी इस बात को समझ गए कि अब तो ब्रिटिशर्स बेइंतहा जुल्म करेगी, सबको अरेस्ट करेगी। और फिर गांधी जी ने ये मौका देखते ही तुरंत क्या किया, 11 फरवरी 5 तारीख को ये हुआ, और 11 फेब को 1922 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शट डाउन कर दिया, यानी इसको कैंसिल कर दिया, बंद कर दिया। अब जब ये मूवमेंट बंद हो गया, भैया इतना गुस्सा लोगों में, तो एक ये भी कारण है, लोग गांधी जी को गलत कहते हैं, इस वजह से गलत कहते हैं कि हाँ, जब ब्रिटिशर्स ने गोली चलाई जलियांवाला बाग हत्याकांड में, तब तुम्हारे कलेजे में दर्द नहीं हुआ, और जब यही काम इंडियन ने सिर्फ 22 लोगों को मार दिया, तो तुमने पूरा मूवमेंट बंद कर दिया। तो गांधी जी ने यह कहा कि देखो मैं नॉन वायलेंस सीखूं, आप लोगों ने वायलेंस कर दिया, इसलिए मैं ये मूवमेंट मैंने बंद कर दिया। गांधी जी ने यह बोल करके अपना मामला दूर कर लिया। तब लोगों के दिल में एक खटास आई कि गांधी तुमको तुम ऐसा नहीं जानते थे, तुम ऐसे निकलोगे ये नहीं पता था मुझे। पहली बात, अभी बहुत सारी गलतियां हैं, वो सारी गिनाता चलूंगा। तो पहली गलती यहां से आती है, और क्यों गांधी जी ने ऐसा किया, तो शायद बहुत लोग ये कहते हैं कि गांधी जी ने ये जानबूझकर किया था ताकि लोगों को ज्यादा ब्रिटिश पुलिस परेशान ना कर पाए, क्योंकि अब गलती तो इन लोगों से हो चुकी थी, वायलेंस हो चुका था। अब वायलेंस हो चुका था तो पुलिस और बेरहमी से पेश आती, इसलिए मूवमेंट बंद करना जरूरी था।
तो ये आर्ग्यूमेंट होता है। तो मैंने दोनों पक्षों की बात आपको बता दी, बाकी अब आप सोचिए गांधी वॉज राइट, गांधी वॉज रॉन्ग। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मामला, अब इसमें सभी मास लेवल पे अरेस्टिंग स्टार्ट होती है, मास लेवल पे लोगों को अरेस्ट किया जाता है, मास लोगों लेवल पे लोगों को अरेस्ट किया जाता है। इसका मतलब क्या है? तो भैया जितने भी लोग होते हैं उन सबको यही क्या कहते हैं, जितने भी बड़े छोटे मोटे जितने भी लीडर होते हैं सबको अरेस्ट किया जाता है। और कितने दिन के लिए? तो मैं आपको बता दूं, सभी को 6 साल की जेल होती है, 6 साल की सजा हो जाएगी। तो गौर से समझ लेना कब की बात है ये। तो ये 1922 में है। कब है? 1922 में। 1922 में तो लिखोगे मोस्ट ऑफ द political leaders were arrested for 6 years। 6 साल की सजा हुई, सबको पकड़ के जेल में बंद कर देगा, भगास, सबको बंद कर दिया। गांधी सब मतलब सबको बंद कर दिया। जब सबको बंद कर दिया तो गांधी जी अब 22 से लेके 22 में 6 साल जोड़ दो, 1922 में अरेस्ट हुए, 6 साल इसमें जोड़ दो, कितना आएगा? 1928 आएगा। यानी इस बीच में गांधी जी को कोई काम नहीं दिखेगा तुमको, एकदम सन्नाटा बस रहा है। एक काम होता है, वो काम मैं आपको बता दे रहा हूं। तो ये काम होता है इसी बीच में 1923 या 24 में है, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा। वो है मामला स्वराज पार्टी का। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? तो स्वराज पार्टी बनाई थी सीआर दास ने, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने ये स्वराज पार्टी बनाई थी। स्वराज पार्टी किसने बनाई? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के बनाई थी। आपसे क्वेश्चन पूछता है हु वाज फॉर्म स्वराज पार्टी, तो यही एक काम हुआ था इस बीच में, बाकी कोई काम नहीं हुआ। अब सारा मामला कहां पहुंचेगा? अब हम आ जाते हैं 1928 में आ जाते हैं, क्योंकि अब ये 6 साल पूरा निकल गया। 6 साल में तो सर इस 6 साल में कोई काम नहीं हुआ। तो बाबू वो काम हुआ, लेकिन आपकी बुक में नहीं है तो इसलिए शायद मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। वो काम है एचआरए का, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसको लीड कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। अब ये लोग रोल में आ गए हैं, क्योंकि गांधी जी और इनमें बनती नहीं थी। गांधी जी नॉन वायलेंसिक थे, इधर मारा है लो इधर भी मारो, मरो मारो मारो, गांधी जी ये वाले थे। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये कौन से वाले थे? अच्छा इधर मारा है, तेरी हिम्मत कैसे, हाथ काट इसका हाथ, ये समझे? इस तरह के उनके वो लोग थे। तो बड़ा मतभेद था। तो गांधी जी जब जेल में थे तो ये लोग बहुत बवाल काटा, सब असेंबली में बम फोड़ रहा है, कभी जॉन सैंडर्स को गोली मार रहा है, कभी ककोरी कांड कर दे रहा है, कभी ट्रेन लूट रहा है, कुछ भी बहुत कुछ किया। वो सारी चीजें इसमें मेंशन नहीं है, वरना मैं बताता आपको, तो वो है नहीं, इसलिए मैं ज्यादा उस पर नहीं ध्यान दूंगा। आइए मैं आगे बढ़ चलता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा 1928 में, यहाँ पे ये चीज याद रखना, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1928 में इंडिया आता है। कहाँ आता है? केम टू इंडिया, केम टू इंडिया। मैं इसमें बता दूं, इन दिस with 7 white members, with 7 white members। तो मैं आपको बता दूं विद 7 व्हाइट मेंबर्स ये क्या था। तो बेसिकली साइमन कमीशन क्या था, पहले साइमन कमीशन समझो। साइमन कमीशन में यह था कि भारतीयों के लिए कानून बना करके भेजा गया था, कि कहा गया कि भारतीयों के लिए कानून है, भारतीयों की भलाई के लिए है। अब हमारे लिए कानून बना रहे हो, हमारे ही बंदे को नहीं रख रहे हो। 7 बंदे थे, 7 के 7 गोरे थे। व्हाइट मेंबर का मतलब क्या होता है? ऑल व्हाइट पीपल। भाई एक बात बताओ, अगर आप स्टूडेंट हो, अब मुझे आपको कोई प्रॉब्लम है, तो जाहिर सी बात मैं एज अ टीचर वो प्रॉब्लम आपकी नहीं समझ पाऊंगा। आप में से ही कोई एक आकर के बताएगा, या मैं कहता हूं आपको अपनी बात रखनी है तो कोई एक आ जाओ, उसी में से एक बंदे को नहीं लिया। हम एक काम करें, 7 टीचर्स का ग्रुप बना और कह दिए स्टूडेंट की भलाई के लिए हम यहाँ पे काम करेंगे। भलाई कहां से हो पाएगा? हमको कैसे पता चलेगा उसको क्या दिक्कत है क्या नहीं? एक्चुअली में जो आप अपने यार दोस्तों में शेयर कर सकते हो वो मुझसे थोड़ी ना बोलोगे।
तो इसलिए तुम्हारे ग्रुप का तो होना चाहिए। तो वही बात यहाँ पे, ये आते ही बवाल कटा यहाँ पे। बवाल क्या कटा, तो मसला समझ लो। मसला ये, जैसे ही मुंबई पहुंचे, कहां पहुंचा, मुंबई पहुंचा था, यहीं पे क्या लगा, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। साइमन गो बैक के नारे लगे, काले झंडे दिखाए गए और बहुत ही भयानक तरीके से इसका विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ जोर शोर से। इसी प्रदर्शन में क्या, ये प्रदर्शन चल रहा था कहां पे, तो लाहौर में चल रहा था। कहां चल रहा था, लाहौर में। तो लाहौर में जब ये प्रदर्शन चल रहा था तो उसको लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय। कौन लीड कर रहे थे, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इसको लीड कर रहे थे। लाला लाजपत राय इसको लीड कर रहे थे। पुलिस ने इनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया और इतना ब्रूटली लाठी चार्ज हुआ कि इनकी इसी लाठी चार्ज की वजह से डेथ हो गई। और जब इनकी डेथ हो गई तो फिर बवाल कटा एकदम से। मैं आपको बता दूं, इन्हीं का भतीजा था, नेफ्यू था। कौन, भगत सिंह, इन्हीं का भतीजा था। वो ठान लिया था अब हम बदला लेंगे, मारेंगे सार को, समझे। बहुत खतरनाक मामला हो गया था। खैर, तो अब आपको ये चीजें समझ आ चुकी होंगी। अब ये साइमन कमीशन वगैरह आ चुका है, यहाँ पे बॉल कट रहा है एकदम तगड़े से। अब इसके बाद में एक चीज और होगा, वो चीज है आपके पास, कहाँ गया, अब ये स्टार्ट हो जाएगा। अब इसी बीच में क्या होता है, 1929, लिखिए यहीं पे लिखिए, तुरंत बताता हूं। 1929 में 1929 में आईएनसी का एक और सेशन हो रहा है। कहां पे, लाहौर में। आईएनसी सेशन इन लाहौर, लाहौर on the bank of रावी रिवर, ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। रावी नदी के तट पे एक ये हो रहा है, जिसके प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू हैं। यहीं पे डिमांड किया जाता है क्या, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज या कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस, यहीं पे अंग्रेजों से ये पूर्ण स्वराज या कंप्लीट डोमिनेंस की बात की जाती है। और जब यहां पर ये सब हो रहा होता है तब तक गांधी जी भी मैदान में आ चुके हैं। अब गांधी जी मैदान में आ चुके हैं, बड़ा दिन हो गया यार, कुछ बवाल नहीं काटा है, तो कुछ काम करते हैं ऐसे। तो गांधी जी ने कहा क्या करूं क्या करूं, कहा चलो कुछ ऐसे डिमांड करते हैं। गांधी जी ने क्या किया, अब ये चीज हो चुका है इधर, इस चीज को नोट कर लो, ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट मान लो। अब गांधी जी आ चुके, गांधी जी ने एक लेटर लिखा, समझाता हूं तुमको, ये स्टोरी है। गांधी जी ने एक पत्र लिखा जिसमें बात रखी 11 डिमांड की। किसकी बात रखी, 11 डिमांड की बात रखी। और ये लेटर लिखा उस टाइम पे इंडिया में जो वायसरॉय थे उनका नाम था इरविन। क्या नाम था, लॉर्ड इरविन नाम था। इरविन को इन्होंने पत्र लिखा और कहा हमारी ये 11 मांगे हैं, पूरी करो। इरविन कह रहा हाँ हाँ कुछ भी, आपने ऑर्डर किया, मैं जोमेटो वाला हूं, सामने लेकर के आया, ले भैया ले ले, सीन करके छोड़ दिया, रिप्लाई ना दिया। गांधी जी ने एक बार और पत्र लिखा। गांधी जी चाहते थे कि ये रिप्लाई ना दे, होशियार कम नहीं थे, कि ये डिमांड पूरी कर दो, और वो डिमांड फिर से वैसी अधूरी रह गई। गांधी जी ने कहा डैड खत्म काम, अब कुछ काम नहीं होगा, अब सीधा बवाल होगा। गांधी जी ने भी स्टार्ट कर दिया क्या, द साल्ट मार्च। लिखिए द साल्ट मार्च, द साल्ट मार्च। इसे बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। बाबू कुछ स्पेलिंग दिक्कत होगी तो प्लीज माफ कर देना, इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हम, तो इस वजह से कुछ हो सकता है, तो ध्यान रखना। तो साल्ट मार्च, दांडी साल्ट मार्च, जब मैं इसकी बात करूं तो मसला यह है,
11 और ये 6, हाँ ठीक है। गांधी जी ने क्या किया, इन्होंने 11 मार्च, कब से, 11 मार्च 1930, 11 मार्च 1930 को स्टार्ट कर दिया, क्या साल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट विद 78 फॉलोवर्स। ये वो फॉलोवर नहीं इंस्टाग्राम वाले, गांधी जी को मानने वाले थे। 78 फॉलोवर्स फ्रॉम साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम, फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी, दांडी के लिए तैयार हो गए। कितना कवर किया इन्होंने, तो इन्होंने कवर किया कुल कितना मिला करके, तो इन्होंने he was cover कितना 240 माइल्स, 240 माइल्स in 24 days and reached to Dandi and broke salt law। अब भैया पहुंच गए गांधी जी कहां, डांडी पहुंच गए अपने 78 फॉलोवर को लेकर के। कब पहुंच चुके थे, तो अप्रैल में पहुंच चुके थे, 6 अप्रैल को, ऑन 6 अप्रैल। हिसाब किताब लगा लेना कब निकले थे, 11 मार्च को निकले थे, 24 दिन लगातार चले। तो 11 में 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 11 में 10 ऐड करेंगे तो हो गया 31, 31 में 10 ऐड करेंगे हो जाएगा 11। अरे यार छोड़ो, हिसाब किताब लगा लेना, तुम लोग जोड़ लेना जो भी है। 24 डेज के बाद ये पहुंच चुके और फाइनली नमक कानून को तोड़ दिया, नमक कानून को तोड़ दिया। अब ये क्यों नमक कानून, क्या, क्योंकि देश हमारा समंदर हमारा, जब देश हमारा समंदर हमारा तो उससे निकलने वाला नमक हमारा। तुम कौन होते हो भाई टैक्स लगाने वाले, नहीं देंगे टैक्स। गांधी जी ने बवाल काट दिया। इरविन कर रहे हो तो ये हिम्मत, पकड़ पकड़ जेल में बंद करते हैं। कहा बंद करो, बंद कर दो। अब गांधी जी को जेल में बंद कर दिया। गांधी जी को जेल में जैसे ही बंद किया, गांधी जी चाहते थे तुम यही करो, फिर बवाल कटना शुरू हुआ। हाय हाय बाहर निकालो, हाय हाय गांधी हमारे बॉस हैं, एकदम जलवे गांधी जी के एकदम। गांधी फिर से अंदर जंजीर डाल के चश्मा लगा के, जलवा है हमारा। अंग्रेजों के एकदम वाट लगा रखी है। अब समझ नहीं आ रहा अंग्रेज करे तो क्या करे, बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ। अब इरविन के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, इरविन आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे यहाँ, चल क्या रहा है, अबे कभी तो सुकून से रहने दो। इरविन परेशान कह रहा है यार, एक तरफ सुकून से रहने देते दूसरी तरफ बवाल कट जाता है, दूसरी तरफ सुकून लाने की कोशिश करते तो तीसरी तरफ बवाल कट जाता। मैं करूं तो क्या करूं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीधा बोला, कहा तू कुछ मत कर, तू शांति कर। और इसमें मेन हीरो है गांधी। गांधी को मना कर, नहीं सर वो नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा सर, मैं जानता हूं वो नहीं मानेगा, बहुत खतरनाक आदमी है वो, बहुत खतरनाक आदमी है, वो नहीं मानेगा। कहा कैसे नहीं मानेगा, मनाओ तुम्हारा काम है, और नहीं मनाया तो समझ लेना तुम्हारी नौकरी चल जाएगी। और समझ लेना तुम्हारी नौकरी किसकी वजह से, हमारी वजह से। और तुम्हारी नौकरी गई, तुम्हारी मतलब बीवी है वो भी दूसरा संग चल जाएगी जो कि ब्रिटिश में है। तो इसलिए ईमानदारी से काम कर रहे मालिक रहने तो नौकरी ना निकालो। मैं गांधी जी से बात करता हूँ। गांधी जी को जेल में इसने पत्र लिखा, कहा माय डियर फ्रेंड गांधी जी। गांधी जी कहते इतनी मोहब्बत, अरे बस करे जनाब। कहता बताएं गांधी जी आपको डिमांड कर रहे थे। तो गांधी जी ने कहा बड़ी जल्दी राजी हो गए। तो कहा कि नहीं नहीं हम आपकी इज्जत करते हैं और इसके लिए राजी हैं। तो कहा कि ठीक है। गांधी जी ने कहा बताते हैं। अब गांधी जी और मौका ढूंढे थे और परेशान हो, तब तक उस टाइम पे ब्रिटिश में एक चीज अरेंज होने लगा है, उसकी मैं बात करूं तो वो अरेंज होने लगा है तुम्हारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्या अरेंज होने लगा है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो मैं आपको बता दूं इस टाइम तक कितने लाख, इस टाइम पे जानते हो इतने लोगों को अरेस्ट किया गया था।
इतने लोगों को अरेस्ट किया गया था इस टाइम पे, 1 लाख से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया था, जेल में जगह नहीं बची थी, सबको अरेस्ट कर लिया था। कितनों को अरेस्ट करोगे, बहुत मूवमेंट चल रहा था, हर तरफ बवाल कर रहा था, एकदम परेशान। तो फिर अंग्रेज, ये जो इरविन था, इरविन का बॉस कहाँ बैठा, लंदन में, लंदन का जो प्राइम मिनिस्टर, वो कह रहा सुने गांधी को बुलाओ, गांधी से हम करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्या करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो उन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई। और ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, तो मैं तुमको बता दे रहा हूँ जरा सा, थोड़ा सा कहाँ गया, तो इसमें वो मेंशन नहीं है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई 1930 में ही ऑर्गेनाइज होती है वो, कहा गया ये इसी ईयर में होती है, शायद वो नवंबर या दिसंबर में होती है। और इरविन से कहता है गांधी जी को तुम्हें बुलाना है, गांधी जी को बुलाने जाता है, गांधी जी एकदम मना कर देते, चल बैठ, हमारा मैसेज सीन करके छोड़ दिया था ना, मैं सामने से कहता हूं मैं नहीं आऊंगा, निकलिए, चलिए जाइए। इरविन बेचारा लौट गया। अब वहां राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पहुंचे नहीं, क्योंकि और सारी पार्टियां गई, जैसे इंडिया में और भी बहुत पार्टियां थी, कांग्रेस थी, ऐसे मुस्लिम लीग थी, ऐसे दलितों के लिए भीमराव अम्बेडकर साहब थे, ये लोग जाते हैं, ये लोग जाते हैं, मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह हैं, ये सब जाते हैं, पहुंचते हैं। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस ही नहीं पहुंची, तो फिर डिस्कस किस पे करोगे। तो जब नहीं पहुंचे तो उधर से फोन आता है, कहा रहे रिविनवा तुम गांधी जी को नहीं भेजा। अरे बॉस हम कहा बताया तुमको, बहुत बहुत खतरनाक आदमी, नहीं सुन रहा हमारा बात। कहा लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर ये नहीं सुना तो समझ लेना तेरा काम खत्म, तेरी नौकरी गई। अब ये गांधी के पास पहुंचा, गांधी जी आपको मैं पापा कह दूं, अगर आप कहें तो मैं क्या करूं आपके लिए, बताए तो। गांधी जी ने कहा मैंने कुछ तुझे भेजा था, तो उन्होंने कहा हाँ भेजा था। तो सारी डिमांड्स 11 डिमांड थी, पढ़ी लिखी गई, कुछ पढ़ी गई, कुछ बातें हुई उसमें, और फाइनली गांधी जी मतलब इरविन से मामला डन हो जाता है। इसको बोला जाता है गांधी इरविन पैक्ट। इसको क्या बोला जाता है, गांधी इरविन पैक्ट कहा गया। और शायद ये गांधी इरविन पैक्ट 1931 में होता है, आप लोग टाइमलाइन देख लेना, थोड़ा सा है, क्योंकि यहाँ पे जो सोर्स है वो सोर्स में ये चीज मेंशन नहीं है, तो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ। गांधी इरविन पैक्ट होता है। अब गांधी इरविन पैक्ट में सारी बातें थी, 11 बातें थी, सब कुछ मैं एक एक करके बताता हूँ। पहली चीज, जितने लोगों को आपने पकड़ा है, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, गौर से सुनना, पहली लाइन ये थी, यू रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर। उसने कहा यस, एक्सेप्टेड। दूसरा कहा यू विड्रॉ चार्जशीट ऑन एवरी पॉलिटिकल प्रिजनर। चार्जशीट मतलब जो इन पे मुकदमे लगाए गए, इन पे जो आरोप लगाया, उसको विड्रॉ करोगे। दूसरा, नमक को टैक्स फ्री करो। तीसरा, ऐसे करके 11 बातें थी, उसमें बहुत सारी बातें थी, मेन यही बात थी कि यू रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर। अब मैं आपको बता दूं, एक स्टोरी इसी वक्त पे हो चुकी है, क्या भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका, जिसकी वजह से भगत सिंह अरेस्ट हो चुके हैं। उनके साथ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये 3 बंदे हैं जो मतलब अरेस्ट हो चुके हैं, और इनकी फांसी की डेट भी आ चुकी, मतलब फांसी की सजा इनको सुनाई गई है। अब गांधी जी को गलत दूसरी बार अब यहां पर साबित होना पड़ेगा। गांधी जी से गलती हो जाती है, गांधी जी ने सोचा कि हम ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर बोलेंगे तो जेल में तो भगत सिंह भी बंद है, उनको भी छोड़ा जाएगा। लेकिन जब सबको छोड़ा गया, उन तीनों को नहीं छोड़ा गया, तो गांधी जी ने पूछा इरविन से, इरविन व्हाई आर यू नॉट रिलीजिंग। सो इरविन ने कहा अरे गांधी जी क्या मजाक करो, आप ही ने तो बोला था पॉलिटिकल प्रिजनर। तो कहा हाँ, तो कहा सर ये पॉलिटिकल प्रिजनर कहां है, ये तो रेवोल्यूशनरी प्रिजनर है ना। पॉलिटिकल प्रिजनर वो होता है चुपचाप धरना प्रदर्शन दे रहा है, कर रहा, पुलिस 4 लाठी मारी बंद करती, ये पॉलिटिकल प्रिजनर। इन्होंने तो बम फेंके, बम लूट की है, डकैती की है, रेवोल्यूशनर है ये लोग, तो इनको कहां से छोड़ देंगे। अगर आपको छुड़वाना था तो आप बोल देते, रेवोल्यूशनरी प्रिजनर भी बोल देते। अब गांधी जी ऐसे सर पकड़ लिए गए, अब ये गलती कैसे हो गई, गांधी जी को ये समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर होना क्या था, इसी बात का फायदा उठा करके इरविन ने फटाक से तुरंत हमारे लीजेंड भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीनों को फांसी पे चढ़ा देता है। इस वजह से गांधी जी को और लोग नफरत करते हैं कि हाँ गांधी जी ने यहां गलती की, गांधी जी चाहते तो इनकी जान बच सकती थी, पर गांधी जी यहां भी गलती कर गए। अब ये माहौल बिगड़ता चला जा रहा था, समझ आया ना आपको। गांधी जी बस राजी हो चुके थे, तो फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को जाना था।
दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है और गांधी जी वहां जाते हैं। 1931 की शायद बात है। गांधी जी जब वहां जाते हैं तो वहां पर सीधी फिर से यही बात होती है, और जब वहां पर बात होती है तो वहां के जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो जब देखते हैं तो देखा उसका शायद विंस्टन चर्चिल नाम था, चर्चिल नाम था, हाँ। गांधी जी को जब उसने देखा तो कहा ये नेक्ड बैगर कौन है, नेक्ड बैगर अधनंगा फकीर। कहा ये कौन है? तो कहा सर यही तो गांधी है। ये गांधी है? इसने तबाही मचा रखी है, इसने भूचाल मचा रखा है इंडिया में, अंग्रेज टिक नहीं पा रहे हैं। कहा हाँ साहब यही है, हड्डी देख के मत जाइए इस पे, बहुत खतरनाक आदमी है, इसकी लाठी बड़ी मजबूत है, बहुत तगड़ा जख्म देती है। अच्छा भैया बैठो, बिठाया आराम से सामने से, और वहां पे रखा। अंग्रेज चाहते थे कि इनको लड़ा दो। अंग्रेजों ने क्या कहा, जिसने जो मांगी सबके लिए हाँ कह दिया। जैसे मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि हमारी चलती नहीं, इसलिए हमको अलग से दिया जाए सेपरेट इलेक्टोरेट और सेपरेट नेशन, मतलब हमारा जहां इलेक्शन हम लड़ेंगे वहां का कैंडिडेट भी मुस्लिम होगा, वहां का वोटर भी मुस्लिम होगा, और वो एरिया भी मुस्लिम होगा। ये ब्रिटिश वो मुस्लिम मांगते थे। ऐसा सेम यही बात दलित यानी जो SC ST के लोग थे वो भी मानते थे, और जाहिर सी बात है दलितों के साथ अत्याचार हो रहा था तो ये उनके लिए जरूरी था। लेकिन इसमें नुकसान क्या था मैं बताता हूँ। मुस्लिम अलग निकल जाता, दलित अलग निकल जाता, हिंदू अलग, सिख अलग, तो फिर अब ये लड़ने के लिए अंग्रेज थोड़ी ना बचते, तब हम आपस में लड़ते हैं। अंग्रेज यही चाहते थे, डिवाइड एंड रूल, और अंग्रेज उस वक्त भी यही करना चाहते। गांधी जी इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए, कहे साला यहां बुला करके हमको फंसा लिया, अब तो ये इन सबको जो मांगेंगे वो दे देगा, और अगर हम मना करते हैं तो ये सब हमारे दुश्मन हो जाएंगे। अब गांधी जी ने तुरंत मना किया, कहा हम ये सब कुछ नहीं चाहते, हमें पूर्ण स्वराज, कंप्लीट डोमिनेंट चाहिए, पूरी आजादी चाहिए। ये थोड़ी ना होता है इनको थोड़ा दे दो उनको थोड़ा दे दो, किस्तों में नहीं चाहिए, पूरा चाहिए। अब उसने पूरी सभा में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, इधर अंबेडकर बैठे, इधर मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव बैठे, कह रहा भैया देखो हम तो आपको देना चाह रहे, पर आपके बड़े लीडर जो है गांधी जी यानी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, चाहती नहीं कि आपका भला हो। गांधी जी को समझ आ गया कि ये फंसा दिया, अब हमको हमारे अपने दुश्मन बन जाएंगे। अब गांधी जी से कहा सुनी होने लगी किसमें, अंबेडकर से। अंबेडकर गुस्सा करने लगे कि गांधी जी आप क्यों नहीं चाहते कि हमारा भी भला हो। गांधी जी कह रहे हैं कि आप यहां तो मानो, बात को मानो, हम आगे चल के अपना मसला सुलझा लेते, यहां पे कंप्लीट डोमिनेंस लो। तो अंबेडकर कह रहे हैं ये कंप्लीट दे नहीं रहा, और जो मिल रहा है वो आप ले नहीं रहे हो, एटलीस्ट कुछ तो ले लो। तो गांधी जी की दिक्कत ये थी, गांधी जी कह रहे थे कुछ के चक्कर में हम सब गंवा देंगे, तो हम कुछ नहीं चाहिए, हम भले कुछ ना ले वो मंजूर है, और अभी इनको तकलीफ है इसलिए बुला रहे हैं हमको, वरना हम अभी लड़ पड़े आपस में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब अंबेडकर और गांधी जी की वहां नहीं बनी और दोनों में अनबन होने लगी। गांधी जी ने फट से तुरंत राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस छोड़ा और वहां से उठकर चल दिए टंटना के। तुम सोचो उस टाइम पे इतनी पावर, गुलाम देश का एक नॉर्मल सा लीडर जाता है ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल के सामने कुर्सी छोड़ के चला जाता है और वापस चले आते हैं। विंस्टन चर्चिल इरविन को बुलाए, कहा भैया गलती तुम्हारी नहीं है, ये सच में बहुत खतरनाक बुड्ढा हुआ है, बहुत खतरनाक है, क्या होगा? तो कहा अब समझ आया तुमको, इतने दिन से हम बोल रहे थे तुम हमारी नौकरी के पीछे पड़े थे। नहीं, गांधी जी चले आए, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, गांधी जी को बुलाया गया, गांधी जी नहीं गए। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले कौन से बंदे थे? तो वो भीमराव अम्बेडकर थे। ये मामला इधर चला है, इधर चलता है आराम से, गांधी जी आ गए, गांधी जी से आराम से चल रहा है। अब इसी वक्त पे क्या होगा, अब यहाँ पे मामला फिर ठंडा होगा। 1935 में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाएगा, गौर से समझना, गवर्नमेंट ऑफ, हाँ एक चीज और होता है यहाँ पे, अब होगा पूना पैक्ट। ये 1932, ये हाँ 1932 में होता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में क्या होता है, गांधी और अम्बेडकर के बीच समझौता हो जाता है, जो लड़ाई वहां ब्रिटिश में करके आए थे उसमें समझौता हो जाता है। तो अब ये 1935 में एक कानून आता है, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें क्या होता है, इंडिया से म्यांमार को अलग कर दिया जाता है, RBI जैसे बैंक को स्टैब्लिश किया जाता है, और सब कुछ चल रहा होता है। और ये धीरे धीरे मामला कहाँ पहुंच चुका होता है, अब मामला पहुंच चुका है 1900, हटाते हैं इसको, मामला पहुंच चुका है 1942 तक। कहाँ पहुंच चुका है, 1942 में। कहते हो सर इतना लंबा जंप? हाँ बाबू, ज्यादा कुछ खास नहीं इसलिए इतना लंबा जंप। अब मामला पहुंच चुका है 1942 में, इसे हम बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट 1902 में, क्विट इंडिया मूवमेंट।
1902 में क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट का मतलब था अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन इसे कहते हैं, भारत छोड़ो। इसी टाइम पे गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, डू और डाई, डू और डाई। हिंदी में बोले करो तो मरो, मतलब अब मारो सालों को, अब रुकना नहीं है, बहुत हो गया नॉन वायलेंस, अब नहीं। अब लोग फिर भड़के, गांधी जी की तीसरी गलती याद होगा 1922 में जब लोगों ने 22 पुलिस वालों को जिंदा जलाया था, तो गांधी जी ने यही तर्क दिया था कि नॉन वायलेंस नॉट अलाउड, इसलिए हम मूवमेंट वापस लेते हैं। और फिर जब नॉट अलाउड है नॉन वायलेंस, तो आप ही 1942 में वायलेंसिक हो गए जस्ट 20 साल बाद, तो ये कैसे जस्टिस हुआ? तो इस वजह से भी गांधी जी के ऊपर लोग नफरत करते हैं या क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। तो आपको मैंने सारी हकीकत बता दी है, अब आप अपने हिसाब से सोच लो गलत थे या सही थे, ठीक है। तो डू और डाई का स्लोगन दिया कि हम मारो भगाओ सालों को। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे क्या चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही है। क्या चल रही है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मैं आपको बता दूं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पोजीशन क्या है। पोजीशन यह है कि इंडिया में बिना पूछे इंडिया के लोगों से, इंडिया के जो सोल्जर्स थे उनको ब्रिटिश की तरफ से लड़ने भेज दिया गया जापानीज आर्मी से, और जापान की तरफ से सुभाष चंद्र बोस उधर से मिलकर लड़ रहे थे उनको। तो फिर ब्रिटिश पूरी तरह से फंसा हुआ था। तो ब्रिटिश आया गांधी जी के पास, कह रहा है एक मूवमेंट लाते, क्रिप्स मूवमेंट लाते हैं, जिसमें कहते हैं क्रिप्स मूवमेंट आता है, क्रिप्स मूवमेंट बता रहा हूँ, क्रिप्स ऑफर आता है। उसमें कहते हैं कि गांधी जी अगर हम ब्रिटिश वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत जाते तो हम आपको आजाद कर देंगे। तो गांधी जी ने कहा अच्छा, तुम एक ऐसा चेक दे रहे हो जो बैंक दिवालिया होने वाला है, जिस बैंक लूट चुका उस बैंक का तुम हमें चेक दे रहे हो। कलकत्ता तुम हार गए तो आज तुम्हारे गुलाम, कल जो तुमको जीतेगा हम उसके गुलाम हो जाएंगे। तो ये सब नहीं होता है, पहले आजादी फिर हम तुम्हारा साथ देंगे। क्योंकि इन्होंने बिना बताए इंडियन आर्मी के जो जवान थे या इंडिया के लोग थे उनको लड़ने के लिए भेज देते थे। इन सारे इंडियन पॉलिटिकल ये कहे कि मौका सही, उधर से ये फंसा हुआ है तो इधर भी बवाल काट दो, ताकि ये दोनों तरफ से दबेगा तभी आजादी देगा। तो गांधी जी इसी सोच की वजह से कहते डू और डाई, यानी एक तरफ तो बाहर लड़ रहा है, उधर सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहा है, और इंडिया में अलग बवाल कट रहा है, तो मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो अब यही में बार बार ऑफर दिया जा रहा है, इसी बीच में एक ऑफर आ जाता है, वो चीज होता है आपके पास माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान के अंदर 1947 को ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि भारत को अब आज़ादी दे देंगे, भारत को अब हम और नहीं संभाल सकते। तो फाइनली भारत को यहीं पे आज़ादी मिल जाती है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें है, अब उसको डिटेल में पढ़ सकते हो क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है और हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको हमारा ये जो एफर्ट था, ये एफर्ट पसंद आया या ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना 2-4 लोगों तक, और कमेंट सेक्शन में आप लोग जय हिंद बोल दो, और बाकी लाइक जरूर कर देना। बाकी मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।